मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक, बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी ये है कि आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल। ये जो चैप्टर है पोलिनोमियल, ये बेसिकली आपने नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास में पढ़ा होगा। हिंदी में इसे हम कहते हैं बहुपद। बहुपद तो आपने इसे नाइन्थ और टेंथ क्लास में कुल मिला के पढ़ा है। और नाइन्थ क्लास में आपने इसको अच्छे खासे डिटेल में पढ़ा है। टेंथ क्लास में फिर आपने इसके यूजेस को पढ़ा है। अब हम इसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अपने पास जो पोलिनोमियल है वो उतने बड़े लेवल पे नहीं है या उतने बड़े कॉन्सेप्चुअल लेवल पे नहीं है जो हमने नाइन्थ और टेंथ में पढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर किसी की इच्छा हो कि जी हम बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उसको पोलिनोमियल को, तो मैंने एक बार नाइन्थ क्लास में ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं। करीबन 7-8 घंटे का लेक्चर है ये। और टेंथ क्लास में भी मैंने इसको पढ़ाया है, वहाँ पे भी करीबन 7-8 घंटे का लेक्चर है ये। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि सारे के सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दें। पीयूष लिंक चले जाएंगे ना यूट्यूब के, इनके पास ये यूट्यूब पे फ्री पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों को सीक्वेंसिंग में मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिंक भेज दें तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट आप इनसे यहाँ से प्रैक्टिस कर लें। कमेंट रुक गए। ठीक है, आज हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हैसियत से। तो नेचुरल सी बात है, आज हम चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ मेन मोटिव ये होगा कि इसका एग्जाम में कैसे प्रयोग होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यार, पहले मैं हल्का सा बेसिक बताता हूँ। पोली का मतलब होता है मैनी, इसको बोलते हैं मैनी। हिंदी में इसे कहते हैं बहुत। पोली को कहते हैं मैनी, बहुत। और जो ये शब्द है नोमियल, नोमियल को बोलते हैं टर्म। टर्म को हिंदी में पद कहते हैं। टर्म को हिंदी में पद कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अपनी बात दोबारा से समझाऊं। पोलिनोमियल जो है इसको दो हिस्सों में हमने बांट दिया। एक हिस्सा हमने बनाया पोली, एक बनाया नोमियल। पोली का मतलब मैनी, बहुत सारे, और नोमियल का मतलब टर्म। है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारी पदों से मिलके जो एक्सप्रेशन तैयार होता है वो पोलिनोमियल कहलाता है। या मैं इसको यूं कह सकता हूं, पोलिनोमियल polynomial is an expression और फंक्शन, हिंदी में से फलक कहते हैं। बहुत सारी जगह फलन भी लिखा रहता है शायद। पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पहले मैं एक्सप्रेशन समझा देता हूं क्या होता है। मेरे बच्चे, दो शब्द होते हैं, एक एक्सप्रेशन या फंक्शन, और दूसरा होता है इक्वेशन। दोनों लगभग सेम होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है इस इक्वल शब्द का। अगर मान लीजिए मैंने 5x + 37 लिखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा एक्सप्रेशन कहलाएगा या फंक्शन कहलाएगा यहाँ पे। हाँ, है ना? लेकिन अगर मेरे बच्चों इक्वेशन लिखा है, तो इसका मतलब है 5x + 37 बराबर किसी चीज के, जो बराबर 2 हो, 6 हो, 0 हो, किसी भी चीज के बराबर। तो मेरे बेटे, जब ये इक्वल का साइन आ जाता है
तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन, और इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन या फंक्शन 5x जमा 37। यानी जब आप चीजें किसी चीज के बराबर नहीं रखते हैं तो एक्सप्रेशन हो जाता है, और जब आप किसी चीज के बराबर वैल्यू रख लेते हैं तो वो आपकी इक्वेशन कहलाती है। जनरली जो फंक्शन होते हैं, जैसे एक्स का, इसे हम एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं। बहुत जगह आपने एफ एक्स देखा होगा, कहीं आपने क्यू एक्स लिखा देखा होगा, कहीं आपने जी एक्स लिखा देखा होगा। ये सारे एक्सप्रेशन के साइन है। पी एक्स दे देगा, एम वाई दे देगा, ऐसे कह देगा पी टी इक्वल टू टी क्यू प्लस 3t प्लस 5, तो कहेगा कि पीटी एक फंक्शन है। पीटी एक फंक्शन है, इसका मतलब यह हुआ कि टी इसके अंदर वेरिएबल होगा, एक्स इसके अंदर वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, एक्स इसके अंदर वेरिएबल होगा। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। और समस्या ये होती है, आपको पता है कि नहीं कि वेरिएबल क्या होता है, उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। वेरिएबल का मतलब चर, जो चेंज हो सकता है, जो चेंज हो सकता है, जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो चेंज हो सकता है, जो वेरी हो सकता है, बदल सकता है, वो मेरा वेरिएबल होता है। जैसे आपको याद होगा, आपने जब छोटी क्लासों में पढ़ा तो आपके टीचर ने पढ़ाया कि भाई अगर ये कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड ए है, वर्ग की भुजा ए है, तो मेरे बेटे हमेशा ध्यान रखना इसका एरिया ए स्क्वायर होगा, मतलब साइड का स्क्वायर होगा। क्यों होगा वो भी कारण बताया ही होगा, नेचुरल सी बात है, उन्होंने ज्योमेट्री पढ़ाई होगी तब। तो नरेश भाई आपको ब्लॉक नहीं किया, कहानी ये है कि टीचर ने आपको ये पढ़ा दिया। अब पेपर में आपसे सवाल आ गया कि ये कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड 5 है, इसका एरिया निकाल के बताइए। तो आप टीचर को गाली थोड़ी बकने लगे होंगे, इस हाल में ये तो सिखाया नहीं, तूने तो ए का सिखाया। तुमने यही कहा होगा ना कि भाई ए जो है वो वेरिएबल है, हाँ है ना। वेरिएबल है, इसका मतलब सर उसकी जगह कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। अगर ए की वैल्यू यहाँ 5 रख दी तो 5 का वर्ग 25 लिख दो। अगर मान लीजिए सर ये साइड की लेंथ 3 आ जाती या 13 आ जाती, तो सर इसका वर्ग हो जाता है, एक ही जगह 13 रख दे, 13 का वर्ग 169। यानी वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो वेरी कर सकती है, ठीक है ना, यानी जिसमें कोई भी वैल्यू पुट करी जा सकती है, जो संभव हो वहां पर उस कंडीशन के हिसाब से। मेरी बात समझ पाए? तो वेरिएबल का आप अर्थ समझ पाए। जैसे हमने पढ़ा है कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया हमेशा एल इंटू बी होगा। एल इंटू बी का मतलब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल हो सकता है। एल की वैल्यू 10 हो, बी की वैल्यू 6 हो, तो 10 गुना 6 हो जाएगा। कोई कहे जी एल की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 5 गुना 4 हो जाएगा। मतलब ये वेरिएबल हुए, मतलब एल और बी की जगह कोई भी वैल्यू वेरी हो सकती, चेंज हो सकती है, वेरिएबल हुए, हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सर जिस दिन आप मेरा नाम ले लेते उस दिन दोगुनी स्पीड से पढ़ाई कर देता हूँ। अच्छा भाई राजीव, साले तुम भी मस्का पूरा लगा के चलते हो कि ले ही ले टीचर इस नाम से तो नाम। तो मित्रों कहानी ये है कि एक्सप्रेशन या फंक्शन आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली इक्वेशन नहीं होते। पहले आप इक्वेशन समझ लो कि भाई जब इक्वल का साइन लगाओ, यानी कोई संबंध बराबर में किसी के दे रखा हो, तो इक्वेशन होता है, और अगर कोई इक्वेशन नहीं है तो एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा है कि भैया वाई क्यूब प्लस 3y² प्लस 10, और अगर मुझे इसे फंक्शन के रूप में दिखाना है तो मैं कुछ भी लिख दूंगा। लेकिन जब यहाँ वेरिएबल मेरा y है ना, तो फिर मैं यहाँ एफ वाई से डिनोट करूंगा, जी वाई से डिनोट कर लूंगा, पी वाई से डिनोट कर लूंगा, क्यू वाई से डिनोट कर लूंगा। लेकिन जो ब्रैकेट में डाला जाता है, इसका मतलब ये है कि यही वेरिएबल वाला इसमें फंक्शन है, हाँ है ना, पक्का। इनकम टैक्स, आइए भैया। तो मैंने कहा कि पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन और फंक्शन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल और वेरिएबल्स पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन और फंक्शन ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल हो सकता है, दो वेरिएबल हो सकता है, 50 वेरिएबल हो सकता है। जैसे इसमें देखो रेक्टेंगल में, तो एल और बी दो वेरिएबल आ गए। स्क्वायर के एरिया में ए ही ए की वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो उत्तम भाई
बड़े सारे वेरिएबल हो सकते हैं, एक वेरिएबल, दो, तीन, चार, पांच, कुछ भी हो सकते हैं। तो पोलिनोमियल क्या है, अर्थ समझा दिया मैंने, जिसमें बहुत सारी टर्म हो। इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या फंक्शन क्या होता है वो भी समझा दिया। ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स, यानी एक वेरिएबल का भी हो सकता है और बहुत सारे वेरिएबल का भी हो सकता है। तो पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन और फंक्शन ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स इन विच द एक्सपोनेंट और पावर is in whole number। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। कोई कहे होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये सारे नेचुरल नंबर और साथ में जीरो, इसको हम होल नंबर कहते हैं। एक्सपोनेंट और पावर आप जानते हैं, घात या घातांक। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x की पावर 10, तो ये हमारी पावर हुई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बेटे कि पोलिनोमियल जो होता है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, और उन वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद एक ऐसा फलक होता है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, और उनकी जो घातांक होती है, घात जो होती है मेरे बेटे, वो हमेशा ही एक होल नंबर होती है। वो हमेशा ही एक होल नंबर होती है, यानी पूर्ण संख्या में उसकी घात होती है। एक बार इस बात को पढ़ें, फिर इसका अर्थ और डिटेल में समझाता हूं। पलक कहता है, नहीं, पलक कहती है कि समझ तो आ जाता है बट एग्जाम में आता है तो समझ नहीं है आता। सब आएगा बेटे, हैव सम पेशेंस। यस यूजर भाई, वेरिएबल हमेशा करेक्टर ही होता है, अल्फाबेट कह लो, ABCD यही होता है, और करेक्टर भी हो सकता है कुछ। देखिए मेरे बेटे, पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन या फलक होता है जिसमें बहुत सारे, मतलब जो पावर होती हैं वो हमेशा होल नंबर में होती। अब इन चीजों को समझाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 2y² प्लस 3y प्लस 10, बेटा ये पोलिनोमियल है या नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल हैं कितने? आप कहेंगे सर इसके अंदर वेरिएबल है 1 और 2। इसकी पावर क्या है? 2। इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1। तो 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, ये सारे होल नंबर है। हाँ है ना? मैं आपसे पूछूं x की पावर 10 प्लस 3 x रेज टू पावर 8 प्लस 9 y रेज टू पावर 7 प्लस 10 z रेज टू पावर 3, बताइए क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं? क्या ये बहुपद है या नहीं? राजीव जी नहीं, होल नंबर नेगेटिव नहीं होते, होल नंबर यही होते हैं जो ऊपर लिखे। तो बताइए क्या ये पोलिनोमियल है? तो आप कहेंगे देखिए सर पोलिनोमियल के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि सर इसमें जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर हर हाल में आपको होल नंबर लेनी होगी। 10 है जी होल नंबर, 8 है होल नंबर है जी, 7 है होल नंबर है जी, 3 है होल नंबर। बिल्कुल सही, इसका मतलब सर ये पोलिनोमियल है। हाँ, मैं आपको कहूं कि बेटे x² प्लस 1/x, बताइए क्या ये पोलिनोमियल है? डज इट पोलिनोमियल? आप कहेंगे देखिए सर ये है या नहीं, इसके लिए जरूरी है कि हम इनकी घात देखें। तो सर ये x² तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन ये 1/x की पावर 1 है, जब ये x ऊपर जाएगा तो ये पावर हो जाएगी -1। हाँ है ना? ये पावर हो जाएगी कैसी? -1। और अगर सर ये माइनस में हो गई तो हम और आप तो पढ़े हैं कि जो वेरिएबल होंगे पोलिनोमियल में
उनकी पावर हर हाल में क्या होनी चाहिए मेरे बेटे, होल नंबर। लेकिन -1 तो कहीं पे भी आता ही नहीं है होल नंबर पे, है ना। इट इज नॉट इन होल नंबर। ये तो पूर्ण संख्या में आइए नहीं रहा है ना बाबू। जब आइए नहीं रहा है तो फिर कैसे कह देंगे आप। तो इसका मतलब ये आपका पोलिनोमियल नहीं, ये मेरे शेरों आपका पोलिनोमियल नहीं। पक्का। पेगासस क्या है सर? मैं आपसे कहूं √y-2, इज इट पोलिनोमियल और नॉट? एक भाई ने यही कमेंट में पूछा था कि ये बताइए पोलिनोमियल है या नहीं। वो इतना ढक्कन है कि मेरा ही टेस्ट लेना चाह रहा था। इसे कहते हैं अदगर जगरी छलकत जाए। तो देखिए मेरे बेटे, इसे आप सही करके लिखोगे तो आप कहोगे जी इसका मतलब है y की पावर 1/2 -2। तो सर देखिए इसमें वेरिएबल है y, तो पोलिनोमियल तो यहां से पता चला कि हो सकता है y वेरिएबल है। लेकिन समस्या सर ये है कि वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, और मैंने होल नंबर में कहीं पे भी 1/2 लिखवाया नहीं है। इसका मतलब सर ये आपका पोलिनोमियल नहीं, ये सर आपका पोलिनोमियल नहीं है ना। श्रीकांशु कह रहा है आर यू रियल राकेश यादव? नहीं भैया, असली जो राकेश यादव बहुत सुंदर आदमी है, समझे। हम तो डुप्लीकेट है। बताइए क्या ये पोलिनोमियल है? ये जो आपके सामने डाटा लिखा है वो बताइए क्या पोलिनोमियल है? तो आप कहेंगे जी ये है या नहीं है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि सर पोलिनोमियल जो होता है उसके साथ एक कहानी होती है, और वो कहानी ये रहती है कि सर पोलिनोमियल में पहली बात तो वेरिएबल होने चाहिए, दूसरी बात वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, है ना। तो मैं और आप ये कहेंगे कि सर हम 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं। वी कैन राइट 5 एज 5 into 1। वी कैन राइट 5 एज 5:1। हम 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं। और सर हमने कभी ये बातें पढ़ी थी कि x⁻0 इक्वल्स टू 1, यानी किसी वेरिएबल की पावर 0 करोगे तो वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब सर हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू x⁻0। कोई बुराई है? नहीं। अगर कोई बुराई नहीं है मेरे बेटे तो देखिए ये पोलिनोमियल हो गया। कैसे भाई? इसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए, x वेरिएबल आ गया। दूसरी बात, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, 0 होल नंबर होता है वो भी सही है। तो इसका मतलब ये हमारा एक पोलिनोमियल है, यानी 5 हमारा क्या है मेरे बेटे? पोलिनोमियल है। ये हमारा पोलिनोमियल है, हाँ है ना। एक भाई कह रहा है सर आगामी परीक्षा के अंतर्गत पढ़ाइए। बेटे 2 मिनट बाद आपको समझ आएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, खासकर CHSL और ये GDPD लेवल के एग्जाम में। तो मेरे बेटे पोलिनोमियल का एक मैंने छोटा छोटा सा खाका आपके सामने खींचा, हल्का सा बात समझाने की कोशिश की बहुपद की। थोड़ा इसे और गहराई में समझते हैं। मेरे बेटे पोलिनोमियल को समझने के लिए हम कई सारे हिस्से कर सकते हैं। यानी पोलिनोमियल को अगर क्लासिफाई करना हो तो 2-3 नामों से कर सकते हैं। पहला है टर्म के हिसाब से, पहला है टर्म के हिसाब से। टर्म माने पद कितने। जैसे ये एक पोलिनोमियल है ax, या मैं लिख दूं यहां 5x। तो मेरे बेटे इसमें कितनी टर्म है? आप कहेंगे सर इसमें तो एक ही टर्म है। मैं लिख दूं सर 3x² + 10। सर इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म आ गई। मैं लिख देता हूं सर 8x² + 10x + 7। सर इसमें कितनी टर्म हो गई? 3 टर्म हो गई। ऐसे 4 टर्म वाला हो जाएगा, 5 टर्म वाला हो जाएगा, 6 टर्म वाला हो जाएगा, 7 टर्म वाला हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। ये सारे पोलिनोमियल होंगे। तो जो एक टर्म वाला है, यानी जिसमें एक टर्म होगी,
उसे हम कहते हैं नोमिनियल। मीनियल, जिसमें दो टर्म होगी उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म होगी उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। स्पेलिंग यही होगी, चलो मारो गोली यार स्पेलिंग के, ट्राइनोमियल। ऐसे फिर आगे नाम जुड़ते जाएंगे, जिसमें 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, 7 टर्म। इनकी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझना, मोटा मोटा आइडिया लेते चले जाइए, इससे सवाल बनते हैं। नोमिनियल स्पेलिंग ठीक ही है यार, मारो ना गोली। अब आगे आते हैं, दूसरा आप बांट सकते हैं इसको वेरिएबल के हिसाब से। वेरिएबल के हिसाब से, वेरिएबल का मतलब चर के हिसाब से। आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, कोई कहेगा कि 2 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, 4 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, 5 वेरिएबल का पोलिनोमियल है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 3x लिखा, तो एक ही वेरिएबल है। मैंने लिखा 3x प्लस 2y, 2 वेरिएबल आ गए। मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y क्यूब प्लस z। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल और z एक वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। यहां देखेंगे तो x और y 2 वेरिएबल है, ऊपर देखेंगे सिर्फ x ही एक वेरिएबल है। तो ऐसे भी आप बांट सकते हैं। एक भाई कह रहा हिंदी में बताओ, हिंदी बता रहा हूं बेटे, है ना। तीसरा है पावर, यानी घातांक के रूप में, घात के रूप में भी आप बांट सकते हैं। मेरे बच्चे, जब आप पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो वहां एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री। डिग्री जो होती है वो बेसिकली हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल होगी। यानी किसी बहुपद की अधिकतम घात, किसी बहुपद की अधिकतम घातांक, किसी बहुपद की अधिकतम घातांक, मेरे बच्चों किसी बहुपद की अधिकतम जो घातांक होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 10, भाई ये बताइए पहले ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो पोलिनोमियल के लिए जरूरी है कि वेरिएबल हो गए जी। फिर देखिए इनकी पावर क्या है, 2 1 है। तो आप कहेंगे सर होल नंबर है, इसका मतलब पहली बात तो ये कि ये वेरिएबल, मतलब LOV लव कह रहा है कि वेरिएबल क्या है। साले क्या बताऊं बे तुझे, पढ़ते क्यों नहीं बे तुम टाइम पे आके क्लास में? आखिरी में आके तुम पढ़ते हो फिर सवालों को, फिर पूछते हो कि पावर ये क्या है, डिग्री वेरिएबल क्या है सब। तो यहां ये पूरे का पूरा पोलिनोमियल है, तो इस पोलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो होगी मेरे बेटे वो 2 होगी। 3y⁻10 प्लस 7y प्लस 11। बताइए जी इसकी डिग्री क्या है? तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 10। तो इसकी डिग्री हो गई बेटे 10। यानी कोई भी पोलिनोमियल जो होगा तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो मेरी डिग्री कहलाती है। तो बेसिकली हम पोलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से भी बांट सकते हैं। पावर शब्द ना कह के डिग्री कह लो ना, वो ज्यादा सुंदर दिखेगा तुम्हें। तो डिग्री के रूप में भी बांट सकते हैं। देखिए जी, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, इन पे सवाल पूछे जाते हैं। इसको हटा देता हूं ना, अब इन दोनों में सम्मत पूछेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। तो मेरे बेटे कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया जैसे 4 5 6, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है।
है ना। मैं कहूँ -3 कांस्टेंट पोलिनोमियल है या नहीं, तो आप कहेंगे जी देखिए -3 को आप लिख सकते हैं सर -3 गुना 1, -3, और 1 को आप लिख सकते हैं सर एक्स रेज टू पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर 0। और सर अगर आप ऐसे लिख देंगे तो सवाल ने ये थोड़ी कहा कि इसका जो कोफिशिएंट है वो होल नंबर होना चाहिए, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। उसने तो ये कहा कि इसकी जो पावर होगी ना वो होल नंबर होनी चाहिए, तो पावर होल नंबर है, इसका मतलब ये आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा, मतलब -3 कांस्टेंट पोलिनोमियल है। मैं कहूं बेटे क्या 1/2 पोलिनोमियल है, आप कहेंगे जी बिल्कुल राजेश भाई बता तो रहा हूं कैसे। आप कहेंगे इंटू 1 कर लो सर, क्या बुराई है, और 1 की जगह सर एक्स रेज टू पावर 0 कर लो, क्या बुराई है। बेटे ये वेरिएबल थोड़ी है जिसके लिए आप होल नंबर ढूंढो, ये तो कोफिशिएंट कहलाता है, इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं जो वेरिएबल के आगे लिखा जाता है, हाँ है ना। तो 1/2 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, 1/2 is also a constant polynomial. But now one thing I also want to ask, does 0 is a constant polynomial or 0 is a polynomial? क्या 0 constant polynomial है या 0 polynomial है, क्या है? मालिक तेरे बंदे हम, तेरा इंसान घबरा रहा। कर पाए मेरे बेटे। तो सवाल आता है जी 0 क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो मेरे बेटे जब आप पढ़ोगे नंबर का क्लासिफिकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ इंटीजर, इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे बेटे जब मैंने कभी आपको पढ़ाया होगा कि पूर्णांक का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जब मैं कभी पढ़ाऊंगा तो मैंने वहां समझाया होगा कि बेटे मैं इंटीजर को 3 हिस्सों में बांटता हूं, पूर्णांक को 3 हिस्सों में बांटता हूं, यानी जो पूर्ण अंक है। जैसे मैं कहूं 0.5 का इंटीजर है, नहीं बेटे ये 2 पॉइंटों में 5 इंटीजर है, 0.5 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसे 3 हिस्सों में बांटा था, पहला पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर लिख लो पहले। नेगेटिव इंटीजर में क्या था, -1, -2, -3, -4, ये सारे नेगेटिव इंटीजर थे, माइनस इंफिनिटी। एक मैंने बांटा था पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मेरे बेटे इसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखिए समय थोड़ा जरूर लग रहा है लेकिन ढंग से समझ लेंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी परमानेंट, क्योंकि सवाल ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं जो मात्र 1 सेकंड के होंगे पोलिनोमियल के।
और पल्ले पड़ते हैं तो तुरंत, नहीं तो गलत। इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपने एक चीज देखी कि पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं +1 से, +1 +2 +3 और +∞ तक। हाँ है ना। पॉजिटिव इंटीजर +∞ तक जाते हैं और नेगेटिव इंटीजर -∞ तक जाते हैं। अरे हाँ है ना। एक आता है जीरो इंटीजर। जीरो क्या है? तो आप कहेंगे कि सर जीरो ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। मेरे बेटे अगर x² बराबर 16 होगा तो x की जो वैल्यू है +-4 लिखी जाती। लेकिन अगर x² बराबर 0 होगा ना तो x इज ओनली 0। x को कभी भी +-0 नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। इसीलिए जीरो को एक अलग नाम दिया गया है और उसको बोलते हैं हम जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर बोला जाता है। जीरो शून्य पूर्णांक बोला जाता है। यानी शून्य को एक अलग कैटेगरी बनाई पूर्णांक में, जिसका नाम ही हमने रख दिया शून्य पूर्णांक। यानी ना तो नेगेटिव में आता ना पॉजिटिव में आता है। ऐसे ही मेरे बेटे जब पोलिनोमियल की बात आई, जब बहुपद की बात आई मेरे बेटे, तो वहां पे सारे मैथमेटिशियन फंस गए और जीरो को लेके विवाद पैदा हो गया। जैसे मेरे बेटे अगर मैंने लिखा 5, तो 5 को आप 5 गुना 1 लिख सकते हैं, तो 1 को आप x⁻0 लिख सकते हैं। इसलिए यहां डिग्री 0 आ गई और ये आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाया। लेकिन जीरो के साथ समस्या ये थी कि जीरो को आप 0 गुना 1 भी लिख सकते हैं, 0 गुना 3 भी लिख सकते हैं, 0 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। भाई 5 को आप केवल इसी तरीके से लिख सकते हैं नंबर की फॉर्म में, और कोई तरीका नहीं है 5 को लिखने का। 5 गुना 1 करेंगे तो ही 5 बनेगा। लेकिन जीरो को तो आप करोड़ों हजारों तरीके हैं लिखने के। 0 गुना 1 कर दिया आपने, 0 गुना 2 कर दिया, 0 गुना 3 कर दिया। यानी आप कहेंगे सर कहानियां अलग अलग है ना। और साधारण शब्दों में बताऊं तो आप कह देंगे सर जीरो को तो हम 0 गुना x⁻10 भी कह सकते हैं, जीरो को हम 0 गुना x⁻1 भी कह सकते हैं, जीरो को हम 0 गुना y⁻5000 लिख सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो गलत कोई सा भी नहीं है, क्योंकि इस जीरो से गुना करेंगे जीरो आएगा, जीरो से गुना करेंगे जीरो आएगा, जीरो से गुना करेंगे जीरो आएगा। लेकिन यहां डिग्री 10 हो जाएगी, यहां डिग्री 1 हो जाएगी, यहां डिग्री 5000 हो जाएगी। मैं ही फंस जाऊंगा अपनी बातों में। मैं ही तुम्हारे को कह दूंगा कि यार तेरा भी सही, तेरा भी सही, तेरा भी सही, और सारे सही थोड़ी हो सकता है। एक भाई कह रहा है √4 पोलिनोमियल है। अरे उल्लू गधे, √4 क्यों नहीं है पोलिनोमियल? बिल्कुल है। √4 गुना 1 नहीं लिख सकते, और इसको x⁻0 लिख दें तो पोलिनोमियल है या नहीं है? √3 भी पोलिनोमियल है बेटे। √x पोलिनोमियल नहीं है, ये तो कोफिशिएंट हो रहा है मेरे बेटे। कैसी बातें कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां फंस जाएंगे आप, किसी को भी सही या गलत नहीं ठहरा सकते जीरो वाले केस में। इसलिए क्या हुआ कि जीरो को कांस्टेंट पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं डाला और इसका एक अलग से नाम रख दिया जीरो पोलिनोमियल। तो यहां एक तो है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है मेरे बेटे, एक तो है मेरे भैया कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, और एक रखा जीरो पोलिनोमियल। एक रख दिया मेरे बेटे जीरो पोलिनोमियल। एक तो था ये कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है जी। एक तो था मेरे बच्चे कांस्टेंट पोलिनोमियल, और ये जीरो जो है ये डिग्री की बात हो रही है। ये डिग्री कि भाई डिग्री अगर जीरो हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। हाँ है ना। लेकिन जीरो ही हो, मतलब कोई एक्सप्रेशन ही जीरो लिख रखा हो, तो हम इसे जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। और इसकी जो डिग्री होती है वो अनडिफाइन होती है। इसकी डिग्री अनडिफाइन होती है, डिफाइन होती है। यानी इसकी जो डिग्री होती है वो अपरिभाषित होती है, परिभाषित नहीं होती। समझ रहे हैं?
जीरो को बेसिकली हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसकी जो डिग्री होती है मेरे बेटे वो अनडिफाइन होती है, मतलब वो अपरिभाषित होती है। आप पेपर उठा के देखेंगे, हो सकता है मीन्स में पूछा हो ले आपसे आगे, वरना CHSL, MTS, GD, PD, स्टेट, इनमें तो हजारों बार पूछ लेते हैं जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ये लगातार चीजें आती है ना। बिल्कुल, ये राहुल जो है ना हरामखोर गधा बच्चा है, 500 सवाल पूछ रहा है, कह रहा है 2 से ही 2/3 पोलिनोमियल है नहीं। अरे गधे, है, ये कांस्टेंट है, ये तो कोफिशिएंट हुआ ना, बट बकवास कर रहा है यार। हाँ, तो एक हुई डिग्री जीरो पोलिनोमियल, ना सॉरी कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर डिग्री जीरो है किसी पोलिनोमियल की तो उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, और वो ऐसा दिखाई देगा। अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो मेरे बेटे ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। लीनियर, इसको थोड़ा यहां लिखता हूं जगह दिखा के। डिग्री 0 हो तो, और डिग्री बेटे 1 हो तो इसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, हिंदी में से कहते हैं रैखीय बहुपद। रैखीय बहुपद, रैखीय बहुपद, रैखीय बहुपद। कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे होते हैं मैंने दिखाया आपको लिख के, जैसे 4 हुआ, 5 हुआ, -1 हुआ, -6 हुआ, -3 हुआ, -1/2 हुआ, +1/2, ये सारे हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं जिनकी अधिकतम जो घातांक है वो 1 हो, अधिकतम घातांक 1 हो। जैसे 5x क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके अधिकतम घातांक क्या है? 1 है। 3x + 2 इसके अधिकतम घातांक क्या है? 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है, रेखीय बहुपद कहलाता है। मैं आपको यहां एक चीज और बताना चाह रहा हूं, वो ये, मैं यहां टर्म और लिखना चाह रहा हूं। मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है, इस पे भी सवाल आता है कि अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितनी टर्म हो सकती हैं। तो दोस्तों उसमें मैक्सिमम और मैक्सिमम केवल और केवल एक ही टर्म हो सकती है, एक से ज्यादा टर्म का कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं होता। अगर किसी की डिग्री 1 है, मतलब लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसमें अधिकतम कितनी टर्म हो सकती है? तो अधिकतम 2 टर्म हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं, अधिकतम का मतलब कम से कम तो हो ही सकती है, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकती है। 2x + y क्या लीनियर पोलिनोमियल है, लेकिन आप यहां इसको ऐसे लिख लो, वन वेरिएबल पोलिनोमियल। मैं यहां पे एक चरिये बहुपद की बात कर रहा हूं जिनमें एक ही वेरिएबल होता है, क्योंकि जिसमें अनगिनत वेरिएबल होंगे x y z ABCD, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते ना ये वाली कहानियां। सही है। ऐसे ही मेरे बेटे एक होता है जिसमें 2 डिग्री हो, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी 2 डिग्री होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हिंदी में से कहते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय, ये बहुपद, बस बहु से ही समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद, जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी मैक्सिमम पावर 2 होती है। कैसे होते हैं जी एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, ax² + bx + c। मैं अगर आपसे ये कहूं मेरे बेटे कि 5x² + 10 क्या एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक टर्म 2 ही हो, लेकिन पावर कितनी है? मैक्सिमम 2, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मैं अगर आपको ये कहूं कि 3x² ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है सर।
क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जरूरी सिर्फ एक ही चीज है कि अधिकतम घातांक 2, और सिर्फ इतना ही एक्सप्रेशन है, तो इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। ऐसे ही मैं लिखूं 7x² प्लस 3x प्लस 10, ये भी आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हुए ना, कितनी टर्म हुई, 1 2 3। तो अगर मेरे बेटे कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें हम मैक्सिमम 3 ही टर्म ले सकते हैं, 3 से ज्यादा टर्म उसके अंदर नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। अधिकतम टर्म 3 होंगी। ऐसे ही मेरे बेटे अगर किसी की ऐसे पे आइए, कोई नहीं, यहां तक बात समझ गए भाई। ऐसे ही होता है अगर किसी की डिग्री 3 हो, अगर किसी की डिग्री 3 हो तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी डिग्री अगर 3 होगी तो इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। घनीय बहुपद कैसे होते हैं जी, समझा देता हूं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये रहता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। भाई एक बात समझने की है, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम पावर 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, तो मैक्सिमम 3 हो सकती है, फिर उससे छोटी 2 हो सकती है, फिर 1 हो सकती है, और फिर 0 हो सकती है। डी कांस्टेंट हुआ, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो टर्म होगी वो कितनी होगी मेरे बेटे, तो आप कहेंगे 3 अगर डिग्री है तो टर्म होगी 4। ऐसे ही मेरे बेटे एक पोलिनोमियल जिसके अंदर 4 डिग्री है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें 4 पावर होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ये रहता है ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। इसमें अधिकतम घातांक 4 होती है, तो मैक्सिमम जो टर्म हो सकती है मेरे बेटे 5 हो सकती है। कोई पूछे कि जी ये क्या है, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें टर्म तो एक है लेकिन मैक्सिमम पावर 4। समझ गए जी, क्या मेरी बात समझ पाए? इतनी बात को समझिए, फिर हम इस पे सवाल लेते हैं। एक बार इतनी बात को ढंग से मन करके पढ़िए, अधूरे मन से ज्ञान मत लीजिए। अब देखिए मेरे बेटे आगे आते हैं, अब इन पे कुछ सवाल लेते हैं।
हाउ मेनी टर्म इन ए पोलिनोमियल कैन पॉसिबल, एक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं बताइए, एक बहुपद में कितने टर्म हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बहुपद में डेफिनेट टर्म हो सकते हैं, इनडेफिनेट टर्म नहीं, निश्चित ही पद होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल ये होता है हाउ मेनी टर्म इन ए पोलिनोमियल कैन पॉसिबल, तो हमेशा डेफिनेट टर्म होता है, इनडेफिनेट टर्म नहीं होता। यानी ये नहीं कि अनंत पद होंगे, नहीं, हमेशा डेफिनेट टर्म होंगे, पक्का। अगर लिखते भी हैं जैसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि ए एक्स रेज टू पावर कुछ भी और फिर आखिरी में लिख देंगे इन्फिनिटी टर्म्स, ना, गलत है, ये पोलिनोमियल नहीं है। आप एन टर्म लिख सकते हैं, यानी सर्टेन टर्म लिखनी पड़ेगी आपको, लेकिन इंडेफिनेट टर्म नहीं होती। ठीक है जी, नेक्स्ट पे। हाउ मेनी टर्म इन ए पोलिनोमियल कैन नॉट पॉसिबल, कहता है एक बहुपद में कितने टर्म नहीं हो सकते। 50 पद हो सकते हैं, 500 पद हो सकते हैं, डेफिनेट पद हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकते, इंडेफिनेट टर्म नहीं हो सकते। ये सारे के सारे पेपर में आए हुए, लेकिन ये मेंस वेंस के लेवल के नहीं है, ये एसएससी सीजीएल प्री लेवल के भी नहीं है, लेकिन एमटीएस और सीएचएसएल इनके लेवल के क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जीरो, कह रहा है जीरो की घात क्या हुई। अगर कोई जीरो पोलिनोमियल है तो उसकी घातांक क्या हुई ये बताना। एक सेकंड बेटा, फोन आया। आइए जी बेटे, तो आंसर होगा डी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है जी। हाउ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म इन ए पोलिनोमियल इफ इट्स डिग्री इन 15 इज 15, कहता है एक पोलिनोमियल की अगर डिग्री 15 है तो उसमें अधिकतम कितने टर्म हो सकते हैं। तो मेरे बेटे यहां आपको एक बात यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे लगातार उल्टी कर रहे थे, कि मेरे बेटे अगर डिग्री 0 है तो उसमें अधिकतम एक पद हो सकता है, डिग्री 1 है तो 2 पद हो सकते हैं, डिग्री 2 है तो टर्म 3 हो सकती है। फिर मैंने बताया कि बेटे डिग्री 3 है तो टर्म 4 हो सकती है, डिग्री 4 है तो टर्म 5 हो सकती है, अगर डिग्री 50 है तो नंबर ऑफ टर्म एक फालतू 51 हो सकती है, अगर डिग्री n है तो नंबर ऑफ टर्म n+1 हो सकती है। ये मैंने समझाने का प्रयास वहां पे आपको किया था। ये क्या हो रहा है जिसको, आइए जी। कह रहा है एक बहुपद की घात 15, इसमें अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म मैक्सिमम क्या जा सकती है, 16 टर्म जा सकते हैं। बहुत सुंदर, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस पोलिनोमियल, इसको एक सेकंड में बताता हूं अभी। हाँ, एक होता है, देखिए बेटे, एक होता है जीरो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इसको हिंदी में कहते हैं मेरे बेटे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद या शून्यांक बहुपद भी कई जगह लिखा रहता है, बाकी शून्य बहुपद समझिए इसे। ठीक है। और एक होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2016 मीन्स में इसके ऊपर सवाल बनाया और बच्चा इतना कंफ्यूज हुआ कि मत पूछो बात। इसे बोलते हैं बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्य। मेरे बेटे दिन और रात का अंतर है इन दोनों के अंदर, इन दोनों में दिन और रात का अंतर है। जीरो पोलिनोमियल अलग चीज है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल अलग चीज है। मैं जीरो पोलिनोमियल आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि जीरो पोलिनोमियल जो होता है वो ऐसा होता है और इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है,
वो नॉट डिफाइन होती है। अब बात होती है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है। मेरे शब्द का ध्यान रखिए, जीरो पोलिनोमियल और जीरो ऑफ पोलिनोमियल में कतई भी रत्ती भर भी कंफ्यूजन मत ले लेना, वरना परेशान हो जाओगे। जीरो पोलिनोमियल इज डिफरेंट, जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज क्वाइट डिफरेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज व्हाट। सो अब हमारा जो विचार विमर्श का जो चर्चा का जो विषय है वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब मेरे बेटे हमारा जो चर्चा का विषय है वो जीरो पोलिनोमियल, कि भाई जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए मेरे बेटे, ये मान लीजिए कोई फंक्शन है या कोई पोलिनोमियल है, कोई एक्सप्रेशन है। ये मैंने लिखा 3x या 5x प्लस 35, 5x प्लस 35 ये कोई पोलिनोमियल है। अब मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द जीरो ऑफ fx। fx का शून्यांक क्या होगा? तो इसका मतलब है जीरो ऑफ पोलिनोमियल वेरिएबल की एक ऐसी 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 वैल्यू होती है जिस पर उस पोलिनोमियल का मान शून्य आता है। इस शब्द को ध्यान से सुने। जीरो पोलिनोमियल वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर उस पोलिनोमियल का मान शून्य आता है। जैसे यहां मेरे बेटे वेरिएबल क्या है? x। तो x की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ के लाओ, x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढ के लाओ जो यहां रखते ही इसका उत्तर जीरो आ जाए। तो आप कहेंगे सर अगर हम x की जगह -7 रख दें उत्तर में, तो 5 गुना -7 प्लस 35, तो सर ये होगा -35, ये होगा +35, और सर कट पिटा के उत्तर आ जाएगा जीरो। कट पिटा के मेरे सर उत्तर आ जाएगा जीरो। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि इस fx का जो जीरो होगा वो होगा -7। इस बात को पीओ मतलब समझो कि जीरो पोलिनोमियल डिफरेंट चीज थी और जीरो ऑफ पोलिनोमियल डिफरेंट चीज है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल में रखने पे जीरो उत्तर ला दे, उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं मेरे बेटे। आइए कहानी ये मेरे बेटे
फिर से समझाता हूं कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिस पर वो पोलिनोमियल जीरो उत्तर देते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये जो जीरो है ना, इसी को रूट्स भी कहते हैं, इसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। हिंदी में इसे हल कहते हैं या मूल कहते हैं। जीरो ऑफ पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, ये सारी एक ही बात है। हल या मूल बहुपद का ये भी एक ही बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि x की एक ऐसी वैल्यू रखना या वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू रखना जिसपे वो पोलिनोमियल जीरो ला दे, उसे हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। अगर आप कहें वो वैल्यू कैसे निकालें, तो करो क्या, जैसे 5x जमा 35 का जीरो निकालना है ना, इसको उठा के जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो 5x यहीं रखेंगे, 35 उधर जाएगा बाबू, माइनस का होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। इट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, ना सॉरी जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी x की वैल्यू -7 लेने पे ये उत्तर जीरो देते हैं। पक्का, ये चर्चा हमें यहां पे करनी थी, तो दोनों शब्दों पे ध्यान रखिएगा। एक बात और, मैं एक सवाल और ले लेता हूं। मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द जीरो ऑफ px, और px जो है इट इज x² -9। बताइए व्हाट इज द जीरो ऑफ px, और px जो है वो x² -9 है। तो आप कहेंगे सर जीरो ऑफ पोलिनोमियल मतलब आप समझाएं सर अभी थोड़ा देर पहले कि जीरो पोलिनोमियल का मतलब है कि x की एक ऐसी वैल्यू रखनी जिसपे ये जीरो बना दे, जिसपे ये जीरो बना दे, हाँ है ना। अब कहानी ये है सर कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसपे जीरो बना दे, तो भैया क्या करें, x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। अभी देसी तरीके से समझाऊंगा तो सर 3 भी रख सकते हैं, और सर -3 भी रख सकते हैं। 3 लेंगे तो 3 का वर्ग 9 - 9 जीरो आ जाएगा सर, और -3 लेंगे तो -3 का वर्ग 9 - 9 ये भी जीरो आ जाएगा। तो मेरे बेटे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ fx ना या px का जो जीरो है वो क्या क्या होंगे, 3 भी होगा और -3 भी होगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि किसी इक्वेशन का एक ही जीरो हो या एक ही सॉल्यूशन हो। भाई जैसे यहाँ पे केवल एक ही सॉल्यूशन बना, दूसरा बना नहीं, लेकिन यहाँ पे गौर से देख रहे हो तो 2 सॉल्यूशन बन गए, या 2 जीरो बन गए, 2 रूट्स बन गए। इसका मतलब क्या समझ आया? तो इसका मतलब मेरे बेटे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बेसिकली जितनी डिग्री होती है ना मेरे बेटे, बेसिकली जितनी डिग्री होती है अधिकतम उतने ही जीरो बन सकते हैं, अधिकतम, कम भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा होता कि fx x² -0, ऐसे कुछ भी ले लेता। जैसे मैंने एक बहुत सारे एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही बने, कम भी हो सकते हैं, हाँ है ना। 2 ही सॉल्यूशन हो ये जरूरी नहीं, कम भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे यहां पे आपने इसको कैसे निकाला, आपने ऐसे निकाला कि भाई x² -9 बराबर 0 लिया, तो x² की वैल्यू आ गई 9, तो x की वैल्यू आ गई +-3। इसी तरह तो निकाल, लेकिन अगर एक्सप्रेशन ही x² बराबर 0 का आ जाए, यानी मैं फंक्शन ये कह दूं आपको x², और कहूं कि बताइए इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, तो मैंने अभी एक बात कही कि देखिए सर यहां पे पावर क्या है 2, डिग्री क्या है इस एक्सप्रेशन की 2, तो इसके अधिकतम सॉल्यूशन 2 होंगे। लेकिन अगर मैं कोई एक्सप्रेशन ये बना दूं तो यहां पावर 2 है, तो इसका मतलब इसके अधिकतम 2 हो सकते हैं, होंगे 2 ये जरूरी नहीं है, 2 हो ये जरूरी नहीं है, हो सकते हैं अधिकतम। जैसे अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या करना होगा कि भाई हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो x² बराबर 0 ला दे, तो इसका मतलब x की वैल्यू आई +-0, लेकिन मैंने तो मना किया कि बेटे जीरो ना प्लस होता ना माइनस होता, जीरो जो होता है मेरे बेटे वो जीरो पोलिनोमियल होता है। यानी इस केस में इसकी 2 वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू निकली और वो जीरो आई। तो इसका मतलब इस केस में x का एक ही जीरो बना, यानी एक ही सोल्यूशन बना, हाँ है ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बेटे कि मैक्सिमम 2 वैल्यू, 2 डिग्री जितनी है उतने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर कोई फंक्शन ऐसा है x³ -8, बताइए x की कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो अगर पावर 3 है यानी डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम
3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन इस बात का ये कतई भी अर्थ नहीं है, इस बात का कतई ये अर्थ नहीं है कि 3 ही होंगे ना, ये जरूरी नहीं है। 3 मैक्सिमम हो सकते हैं, हो सकता है 3 से कम रह जाए। जैसे इसमें 2 आए निकल के, यहां पावर 2 थी, डिग्री 2 थी, लेकिन सॉल्यूशन 1 ही निकल के आया। अगर आप यहां कोशिश करके देखेंगे तो x की वैल्यू केवल 2 ही सेटिस्फाई करी होगी, क्योंकि 2 का क्यूब 8 में 8 गया 0, और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही। यहां तो केवल 1 ही सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे शब्द को अगर ध्यान से सुनेंगे तो मैं ये कह रहा हूं मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो मेरे बेटे अब आप यहां वापसी आइए और यहां आ जाइए यहां पे। तो बेटा ये देखिएगा, जैसे डिग्री 0 है ना, तो इसके अधिकतम 0 सॉल्यूशन हो सकते हैं। डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 1 सॉल्यूशन होता है। डिग्री 2 है तो मेरे बेटे मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे। डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। डिग्री 4 है तो मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, जैसी डिग्री होगी उसके हिसाब से। अगर डिग्री 5 हुई तो मैक्सिमम 5 सॉल्यूशन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। तो अब इसी तरीके से आपका ये सवाल था मेरे बेटे, यहां पे ये होमोजेनियस का कल समझा दूंगा, आसानी है। सवाल में पूछ रहा है व्हाट इज द रूट सॉल्यूशन ऑफ दिस, कि भाई इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये 0 क्यों है, ये गलत है। कह रहा है ये कोई फंक्शन है px और ये है x²-16, तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो आप कहेंगे x की, सॉरी माफ करना, x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो यहां रखते ही 0 बना दे। तो आप कहेंगे x की वैल्यू +-4 रख लो। मतलब कितने सॉल्यूशन निकल के आए मेरे बेटे, इसके आपके 2 सॉल्यूशन निकल के आए। ये मैं यहां कहना चाह रहा था, है ना। यार बाकी फिर कल कराएंगे, आज इतना बेसिक जो पढ़ाया इसको पढ़ के आना, ताकि कल फिर हम इससे आगे की कार्रवाई बढ़ाएं और चीजों को खटाखट आगे बढ़ाते चले जाएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।